नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग के विविध पाठों का। आज की हमारी जो चर्चा है उसका विषय है महादेवी वर्मा और उनका एक संस्मरण है भक्तिन। यह इस पाठ पर हमारी पहली चर्चा है और जैसा कि आपको ध्यान है, हम चर्चाओं में सबसे पहले उस लेखक का जो साहित्यिक योगदान है, जीवन परिचय है, साहित्य यात्रा है, उनकी साहित्य चेतना की विशेषता है, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सम्मान है आदि के बारे में भी हम विचार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इनसे संबंधित भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज की हमारी जो चर्चा है उसका केंद्रीय विषय है हिंदी साहित्य की एक सशक्त कवयित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, साहित्य यात्रा, साहित्यिक विशेषताएं, प्रमुख रचनाएं, सम्मान आदि, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। अगर हम महादेवी वर्मा की जो हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थिति है, अगर हम उस पर विचार करें तो हमें पता चलता है कि आधुनिक युग में एक कालखंड है छायावाद। महादेवी वर्मा उस कालखंड की एक प्रतिनिधि कवयित्री है। पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा, इन चार स्तंभों ने छायावाद की नींव रखी, उसे आगे बढ़ाया और संपूर्ण साकार रूप दिया। उनमें महादेवी वर्मा का विशिष्ट स्थान है। तो देखिए, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को और देहांत 11 सितंबर 1987 को हुआ। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक मानी जाती है। उनके गीत हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। हिंदी साहित्य की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने एवं साहित्य में करुणा और वेदना की भावपूर्ण अभिव्यक्ति के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा था और उसके बाद का भारत भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, पीड़ा, रुदन को देखा, परखा और करुणा विगलित होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। अपनी साहित्य चेतना के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने गद्य के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से, न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे हैं। उनकी चेतना सुप्त क्रांति से युक्त थी, जिसमें दिखावा और बाह्य कोलाहल नहीं बल्कि आंतरिक चेतना भरी पड़ी थी। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा में वह जन जन की पीड़ा के पद में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं, समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल कांत शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बंगला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य, कोमल कांत पदावली, आवेगमयी पीड़ा, विचार और अनुभूति का समन्वय, प्रकृति का सूक्ष्म सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। कहने का तात्पर्य कि जो उनके गीत हैं वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनकी जो विशिष्टता है वो अपने आप में निराली और अकेली है। उन्होंने अध्यापन से अपने कर्म जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। उनका बाल विवाह हुआ
परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। कुशल चित्रकार होने के कारण उनके काव्य में चित्रकला की संरचना का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनके रेखा चित्र इसीलिए विशिष्ट बन पड़े हैं। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार मिलने का गौरव प्राप्त है और हिंदी का जो सबसे बड़ा जो साहित्य का भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह भी मिला है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। भारत के साहित्याकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति विद्यमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रही। वर्ष 2007 उनकी जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान देने के कारण उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ उनकी यामा कृति के लिए दिया गया, जिसमें उनकी कई 2-3 कृतियाँ शामिल है, नीरजा, निहार आदि। महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है उस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। अतः बाबू बांके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और इन्हें घर की देवी महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा गया। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थी। महादेवी वर्मा पर यह प्रभाव देखा जा सकता है। विवाह के समय अपने साथ सिंहासनासीन भगवान की मूर्ति भी वो लाई थी। वे प्रतिदिन कई घंटे पूजा पाठ और तथा रामायण, गीता एवं विनय पत्रिका का पारायण करती थी और संगीत में भी उनकी अत्यधिक रुचि थी। इसके बिल्कुल विपरीत उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा सुंदर विद्वान, संगीत प्रेमी, नास्तिक, शिकार करने एवं घूमने के शौकीन, मांसाहारी तथा हंसमुख व्यक्ति थे। महादेवी वर्मा के उनके मानस बंधुओं में सुमित्रानंदन पंत और निराला का नाम लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि साहित्य के क्षेत्र में जो उस समय के उच्च कोटि के साहित्यकार थे वो उसके बिल्कुल करीबी और प्रेरक थे, जो उनसे जीवन पर्यंत राखी बांधती रही। निराला जी से उनकी अत्यधिक घनिष्ठता थी। महादेवी वर्मा लगभग 40 वर्षों तक निराला जी को राखी बांधती रही। उनके जो शैक्षणिक जीवन है, उनका शिक्षा से संबंधित जीवन है, उस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। महादेवी वर्मा की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। विवाहोपरांत महादेवी वर्मा ने 1908 में क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। 1921 में महादेवी वर्मा ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। कॉलेज में प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा का हाथ पकड़कर सखियों के बीच ले जाती और कहती, सुनो ये कविता भी लिखती है। इस प्रकार से उनका मनोबल बढ़ता। 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया, तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। उनके वैवाहिक जीवन के संदर्भ में भी
हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि सन 1916 में उनके बाबा श्री बांके बिहारी ने इनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। श्री वर्मा इंटर करके लखनऊ मेडिकल कॉलेज में बोर्डिंग हाउस में रहने लगे। महादेवी वर्मा जी उस समय क्राफ्टवेट कॉलेज इलाहाबाद के छात्रावास में थी। श्रीमती महादेवी वर्मा को वैवाहिक जीवन से एक प्रकार से विरक्ति थी। कारण कुछ भी रहा हो, पर श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कोई वैमनस्य तो उनका नहीं था। सामान्य स्त्री पुरुष के समान उनके संबंध बिल्कुल मधुर रहे। किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा या कि तनाव नहीं था। दोनों में कभी कभी पत्राचार तो होता था। यदा कदा श्री वर्मा इलाहाबाद में उनसे मिलने भी आते थे। श्री वर्मा ने महादेवी जी के कहने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। महादेवी जी का जीवन तो एक सन्यासिनी की भांति था। उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र पहना। कभी अधिक साजो श्रृंगार में उनका विश्वास नहीं रहा। सन 1966 में पति की मृत्यु के बाद वे स्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगी। अब हम उनकी जो कार्य क्षेत्र, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है हमारी जानकारी का, उस पर हम विचार करेंगे। महादेवी वर्मा का कार्य क्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा है। यानी कि साहित्य लिखना, साहित्य सर्जन करना, पत्र पत्रिकाओं का संपादन करना और अध्यापन करना, क्योंकि प्रयाग महिला विद्यापीठ की वो प्रधानाध्यापिका भी रही। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। यह कार्य अपने समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रही। 1923 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला, अर्थात चांद पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया था। 1930 में निहार, 32 में रश्मि, 34 में निर्जा तथा 1936 में सांदे गीत नामक उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। 1938 में इन चारों काव्य संग्रहों को उनकी कलाकृतियों के साथ वृहदाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। उन्होंने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए थे। इसके अतिरिक्त उनकी 18 काव्य और गद्य कृतियां हैं, जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र आदि प्रमुख हैं। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इलाचंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन का कार्य भी संभाला। यह इस संस्था का मुख्य पत्र था। उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव भी रखी। इस प्रकार का पहला अखिल भारतवर्षीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ। वे हिंदी साहित्य में, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका भी मानी जाती है। यानी कि हिंदी साहित्य में रहस्यवाद का प्रवर्तन उन्होंने किया है, खास करके आधुनिक हिंदी साहित्य में। उनकी कविताओं में अज्ञात अगोचर सत्ता की रहस्यमय अभिव्यक्ति के प्रति बेचैनी दिखाई देती है। यानी कि परमात्मा के प्रति, अज्ञात परमात्मा के प्रति उसे प्राप्ति की बेचैनी दिखाई देती है। रहस्यवाद उनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। विस्मय, जिज्ञासा, वेदना, कौतूहल तथा आध्यात्मिकता उनके गीतों की मूल संवेदना है। महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने जनसेवा का व्रत लेकर झूसी में कार्य किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। कहने का तात्पर्य यह कि महादेवी वर्मा केवल व्यक्तिनिष्ठ कार्य नहीं कर रही थी, बल्कि समष्टिपरक व्यक्तित्व भी उनका था। 1936 में नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ कस्बे के उमागढ़ नामक गाँव में महादेवी वर्मा ने एक बंगला बनवाया था, जिसका नाम उन्होंने मेरा मंदिर रखा था। जितने दिन वे यहाँ रही, इस छोटे से गांव की शिक्षा और विकास के लिए काम करती रही। विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और
उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आजकल इस बंगले को महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। श्रृंखला की कड़ियों में स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहस और दृढ़ता से आवाज़ उठाई है और जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की है, उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया है। यानी कि महिला के विकास में, उनकी चेतना में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। महिलाओं व शिक्षा के विकास के कार्यों और जनसेवा के कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा जा सकता है। उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के कहीं दर्शन नहीं होते, बल्कि अदम्य रचनात्मक रोष, समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के प्रति सहज लगाव परिलक्षित होता है। उनके गद्य साहित्य में मानवतावाद और संवेदना, मानवीय करुणा और प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है। लेकिन इसके विपरीत उनके काव्य में करुणा और वेदना का झरना निरंतर बहता हुआ दिखाई देता है। वो एक स्थान पर कहती है अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन को लक्षित करती हुई और तदंतर मानव जीवन को लक्षित करती हुई कि मैं नीर भरी दुखी बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात, अश्रुओं का कोश उर्द्रग अश्रु की टकसाल, तरल जलकण से बने घनसा क्षणिक मृदुगात, जीवन विरह का जलजात, काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, पूछता इसकी कथा निश्वास में ही बात, जीवन विरह का जलजात, जीवन विरह का जलजात। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में बिताया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में महादेवी वर्मा का देहांत हुआ। अब हम महादेवी वर्मा की जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, जो गद्य के क्षेत्र में है या पद्य के क्षेत्र में है, उस पर हम बात करेंगे। तो उनके जो प्रमुख कविता संग्रह है वो देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, जो कि एक अनुदित रचना है। इसमें कोष्टक में जो दे रखा है ये इनका प्रकाशन वर्ष है, इसको भी आप याद रखें। आगे देखिए, प्रथम आयाम 1974, अग्निरेखा 1990, ये उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हुए, जिनमें उपर्युक्त रचनाओं में से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं, जैसे आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा और आधुनिक कवि महादेवी वर्मा आदि प्रमुख है। महादेवी वर्मा ने गद्य साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। खास करके रेखा चित्र और संस्मरणों में महादेवी वर्मा का कोई मुकाबला नहीं है। तो देखिए, उनके रेखा चित्र का नाम है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण है पथ के साथी और मेरा परिवार संस्मरण, और यह एक संभाषण है, चुने हुए भाषणों का संकलन जिसका प्रकाशन 1974 में हुआ, संभाषण। और निबंध है श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध व संकल्पिता, ये इनके जो कि निबंध है। और एक ललित निबंध भी संग्रह भी इनका है, जिसका नाम है क्षणदा, 1956 में प्रकाशित हुआ। कहानी है कहानी संग्रह है गिल्लू। और एक रचना है संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह है हिमालय, जिसका प्रकाशन 1963 में हुआ। आगे देखिए, अन्य निबंधों में संकल्पिता तथा विविध संकलनों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध आदि उल्लेखनीय हैं। वे अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका चांद तथा साहित्यकार मासिक की भी संपादिका रही है। कहने का तात्पर्य ये याद रखने का बिंदु है, चांद और साहित्यकार, इन दो पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया था। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद और रंगवाणी नाट्य संस्था की भी स्थापना की थी। महादेवी वर्मा का बाल साहित्य भी जो कि मिलता है, उन्होंने
दो काव्य संकलन जो छपवाए थे, जिसमें है ठाकुर जी भोले हैं आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ये दो जो संकलन है जो बाल साहित्य से संबंधित है। महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूरी है, क्योंकि महादेवी वर्मा की जो अभिव्यंजना शक्ति है, अभिव्यंजना शैली है, उसकी विशिष्टताओं के माध्यम से ही महादेवी वर्मा के कृतित्व को समझा जा सकता है। आधुनिक गीत काव्य में महादेवी जी का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कविताओं में प्रेम की पीर और भावों की तीव्रता वर्तमान होने के कारण भाव, भाषा और संगीत की जैसी त्रिवेणी उनके गीतों में प्रवाहित होती है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। महादेवी के गीतों की वेदना, प्रणयानुभूति, करुणा और रहस्यवाद काव्यानुरागियों को आकर्षित करते हैं, पर इन रचनाओं की विरोधी आलोचनाएं सामान्य पाठक को दिग्भ्रमित भी करती है। आलोचकों का एक वर्ग वह है जो ये मानकर चलता है कि महादेवी वर्मा का काव्य नितांत वैयक्तिक है और उसमें सामाजिक चेतना का अभाव है। जो पीड़ा है वो व्यक्तिगत है, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी पीड़ा वेदना, करुणा, कृत्रिम और बनावटी है, ऐसा आलोचकों का आरोप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे मूर्धन्य आलोचक ने उनकी वेदना और अनुभूतियों की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। दूसरी ओर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे समीक्षक उनके काव्य को समष्टिपरक मानते हैं। समष्टिपरक का तात्पर्य है समाज से संबंधित, और व्यष्टि का मतलब जो केवल व्यक्ति तक सीमित हो, जबकि महादेवी वर्मा की जो साहित्य चेतना है वो एक प्रकार से सामाजिक संदर्भों से जुड़ी हुई है, जन चेतना से जुड़ी हुई है। खास करके उनका महिला चेतना से संबंधित किया गया कार्य तो व्यष्टिगत कहा ही नहीं जा सकता, समष्टिपरक है। और महादेवी वर्मा के पक्ष में प्रसिद्ध आलोचक सत्यप्रकाश मिश्र कहते हैं, छायावाद से संबंधित उनकी शास्त्र मीमांसा के विषय में कहते हैं कि महादेवी ने वैदुष्य युक्त तार्किकता और उदाहरणों के द्वारा छायावाद और रहस्यवाद के वस्तुशिल्प की पूर्ववर्ती काव्य से भिन्नता तथा विशिष्टता ही नहीं बताई, यह भी बताया कि वह किन अर्थों में मानवीय संवेदना के बदलाव और अभिव्यक्ति के नएपन का काव्य है। उन्होंने किसी पर भाव साम्य, भावोपहरण आदि का आरोप नहीं लगाया, केवल छायावाद के स्वभाव, चरित्र, स्वरूप और विशिष्टता का वर्णन किया है। प्रभाकर श्रोत्रिय जैसे समीक्षक कहते हैं कि जो लोग उन्हें पीड़ा और निराशा की कवयित्री मानते हैं, वे यह नहीं जानते कि उस पीड़ा में कितनी आग है जो जीवन के सत्य को उजागर करती है। ये सच है कि महादेवी का काव्य संसार छायावाद की परिधि में आता है, पर उनके काव्य को उनके युग से एकदम असंपृक्त नहीं कहा जा सकता, नहीं देखना चाहिए। उनके साथ एक तरह से असंपृक्त करके देखना उनके साथ अन्याय होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी वर्मा का जो साहित्य है वो चाहे काव्य हो या गद्य हो, वह अपने युग से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर वह युगीन चेतना है जो एक उस समय के साहित्यकार में होना चाहिए। महादेवी एक सजग रचनाकार है। बंगला के अकाल के समय 1943 में इन्होंने एक काव्य संकलन प्रकाशित किया था और बंगला से संबंधित बंगभूषत वंदना नामक कविता भी लिखी थी। इसी प्रकार चीन के आक्रमण के प्रतिवाद में हिमालय नामक काव्य संग्रह का संपादन किया था। ये संकलन उनके युगबोध का प्रमाण है, सामाजिक चेतना का प्रमाण है, राष्ट्रीय चेतना का प्रमाण है। गद्य साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने कम काम नहीं किया। उनका आलोचना साहित्य उनके काव्य की भांति ही महत्वपूर्ण है। उनके संस्मरण भारतीय जीवन के संस्मरण चित्र है। उन्होंने चित्रकला का काम अधिक नहीं किया, फिर भी जल रंगों में वाश शैली में से बनाए गए उनके चित्र धुंधले रंगों और लय पूर्ण रेखाओं के कारण कला के सुंदर नमूने समझे जाते हैं। उन्होंने रेखा चित्र भी बनाए। दाहिनी और करीम सोमर की किताब के मुख पृष्ठ पर महादेवी वर्मा द्वारा बनाया गया रेखा चित्र ही रखा गया है। ये एक प्रकार से महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों की विशिष्टता के कारण ही संभव हुआ है। उनके अपने कविता संग्रहों यामा और दीपशिखा में उनके रंगीन चित्रों और रेखांकनों
को देखा जा सकता है। हिंदी के रेखा चित्र साहित्य में साहित्य की श्री वृद्धि में महादेवी वर्मा ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान किया। आपके संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण उन्होंने अत्यंत मार्मिक रूप में किया है। अपनी संवेदना को कवित्वपूर्ण शैली के माध्यम से मूर्त रूप देने में उन्हें विशेष कला कौशल हासिल था। अब बात करते हैं हम महादेवी वर्मा को प्राप्त पुरस्कार और सम्मान की। उन्हें प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी संस्थाओं से पुरस्कार प्राप्त हुए। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ये एक प्रकार से उस समय उनके प्रभाव को सूचित करता है, सेवाओं को सूचित करता है, साहित्यिक सेवाओं को सूचित करता है। इससे पूर्व महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार, 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण वह चीनी भाई पर एक बंगला फिल्म का निर्माण भी किया था, जिसका नाम था नील आकाशेर नीचे। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में 2 रुपये का एक युगल टिकट भी जारी किया। महादेवी वर्मा के योगदान की जो विशिष्टता है साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उस पर भी हम थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे। साहित्य में महादेवी वर्मा का आविर्भाव उस समय हुआ जब खड़ी बोली का आकार परिष्कृत हो रहा था। उन्होंने हिंदी कविता को ब्रजभाषा की कोमलता दी, छंदों के नए दौर को गीतों का भंडार दिया और भारतीय दर्शन को वेदना की हार्दिक स्वीकृति दी। इस प्रकार उन्होंने भारतीय साहित्य और दर्शन, भारतीय भाषा, साहित्य और दर्शन तीनों क्षेत्रों में ऐसा महत्वपूर्ण काम किया जिसने आने वाली एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। सची रानी गुरुटू ने भी उनकी कविता को सुसज्जित भाषा का अनुपम उदाहरण माना है। उन्होंने अपने गीतों की रचना शैली और भाषा में अनोखी लय और सरलता भरी, साथ ही प्रतीकों और बिंबों का ऐसा सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग किया है जो पाठक के मन में चित्र सा खींच देता है। छायावादी काव्य की समृद्धि में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। छायावादी काव्य को जहाँ प्रसाद ने प्रकृति तत्व दिया, निराला ने उसमें मुक्त छंद की अवतारणा की और पंत ने उसे सुकोमल कला प्रदान की, वहीं छायावाद के कलेवर में प्राण प्रतिष्ठा करने का गौरव महादेवी वर्मा को ही हासिल है। भावात्मकता और अनुभूति की गहनता उनके काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है। हृदय की सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव हिलोरों का ऐसा सजीव और मूर्त अभिव्यंजन ही छायावादी कवियों में उन्हें महादेवी बनाता है। वे हिंदी बोलने वालों में अपने भाषणों के लिए सम्मान के साथ याद की जाती है। महादेवी वर्मा हिंदी बोलने वालों में अपने भाषणों के लिए सम्मान के साथ याद की जाती है। उनके भाषण जन सामान्य के प्रति संवेदना और सच्चाई के प्रति दृढ़ता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। वे दिल्ली में 1983 में आयोजित तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह की मुख्य अतिथि भी बनी। इस अवसर पर दिए गए उनके भाषण में उनके इस गुण को देखा जा सकता है। यद्यपि महादेवी वर्मा ने कोई उपन्यास
कहानी या नाटक नहीं लिखा, तो भी उनके निबंध, लेख, रेखाचित्र, संस्मरण, भूमिकाओं और ललित निबंधों में जो गद्य लिखा है वह श्रेष्ठतम गद्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। उसमें जीवन का संपूर्ण वैविध्य समाया हुआ है और कुछ जो उनके संस्मरण हैं वो एक तरह से कहानी नुमा है। बिना कल्पना और काव्य रूपों का सहारा लिए कोई रचनाकार गद्य में कितना कुछ अर्जित कर सकता है, यह महादेवी वर्मा को पढ़कर ही जाना जा सकता है। उनके गद्य में वैचारिक परिपक्वता इतनी है कि वह आज भी प्रासंगिक है। समाज सुधार और नारी स्वतंत्रता से संबंधित उनके विचारों में दृढ़ता और विकास का अनुपम सामंजस्य दिखाई देता है। सामाजिक जीवन की गहरी परतों को छूने वाली इतनी तीव्र दृष्टि, नारी जीवन के वैषम्य और शोषण को तीखेपन से आंकने वाली इतनी जागरूक प्रतिभा और निम्न वर्ग के निरीह साधनहीन प्राणियों के अनूठे चित्र उन्होंने ही पहली बार हिंदी साहित्य को दिए। महादेवी वर्मा की यह एक महत्वपूर्ण देन है, विशिष्टता है। मौलिक रचनाकार के अलावा उनका एक रूप सृजनात्मक अनुवादक का भी है, जिसके दर्शन उनकी अनुवाद कृति सप्तपर्णा 1960 में होते हैं। कहने का तात्पर्य कि महादेवी वर्मा ने एक सृजनात्मक अनुवादक का भी काम किया है, भूमिका निभाई है। अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे उन्होंने वेद, रामायण, थेर गाथा तथा अश्वघोष, कालिदास, भवभूति एवं जयदेव की कृतियों से तादात्म्य स्थापित करके 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी काव्यानुवाद इस कृति में प्रस्तुत किया गया है। आरंभ में 61 पृष्ठीय अपनी बात में उन्होंने भारतीय मनीषा और साहित्य की इस अमूल्य धरोहर के संबंध में गहन शोधपूर्ण विमर्श किया है, जो केवल स्त्री लेखन को ही नहीं, हिंदी के समग्र चिंतन परख और ललित लेखन को समृद्ध करता है। कहने का तात्पर्य कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार है और उन्होंने कविता के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में, रेखाचित्र, संस्मरण, अनुवाद और एक संपादक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम उनका जो संस्मरण है, और यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखाचित्र विधागत दृष्टि से एक में एक हो गए हैं। उन्होंने संस्मरणों को रेखा चित्रात्मक शैली में लिखा है और रेखा चित्रों को संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है। आपके पाठ्यक्रम में जो भक्तिन एक संस्मरण है उसको इस प्रकार से लिखा है कि वो इस रेखा चित्र भी प्रतीत हो। अगली चर्चा में हम भक्तिन पर विचार करेंगे। धन्यवाद।